परफेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर लाइव सेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हम लोग का हीट ट्रांसफर का सेकंड लेक्चर हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आप लोग से बताया था, डिस्कस किया था काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में रिलेटेड योर हीट ट्रांसफर, कैसे कनेक्टेड है थर्मोडायनेमिक्स से। फिर हम लोग बात किए थे कि भाई कैसे मेरा हीट ट्रांसफर का लॉ वगैरह होता है। कुछ लॉ के बारे में बात किए थे जो मेरा फंडामेंटल लॉ है, जो कि यूनिवर्सल लॉ होता है, जिसको हर हाल में उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड रहता है। आप जिस तरह का बॉडी लोगे, जिस तरह का एरिया वगैरह लोगे, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट करोगे, जिस तरह का रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे लॉ बनाया गया है, जिसको कहा जाता है सब्सिडरी लॉ। इन दोनों के बारे में डिस्कस किए थे। फंडामेंटल लॉ में मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, थर्मोडायनेमिक्स लॉ था, जिसको यूज करते हैं इन हीट ट्रांसफर। क्योंकि मोशन क्यों बात करेंगे, आप बोलेंगे सर मोशन, लॉ ऑफ मोशन तो हम लोग बात करते हैं इन जनरल फिजिक्स में, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं मोशन तो हो ही रहा है हीट का, इसलिए मोशन के बारे में। मास के बारे में क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मेरा रहेगा वो मास पे काउंट करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स लॉ वाई, बिकॉज हीट ट्रांसफर जो करता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और वो लॉ कहां से आता है, थर्मोडायनेमिक्स से ही आता है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग हीट के बारे में जो देखे थे, स्टडी किए थे, वो थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़े थे कि कैसे मेरा हीट का फ्लो होता है। लेकिन वहां पे क्या किए थे, हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में कन्वर्ट किए थे, एनर्जी को ट्रांसफर किए थे। यहां से मुझे ट्रांसफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। यहां पे मेरे को मतलब ये है कि कोई हीट अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो कितना वो टाइम टेकन ले रहा है और किस किस मीडियम के थ्रू वो जा रहा है, यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किस मीडियम के थ्रू मेरा हीट जा रहा है और कितना समय ले रहा है, टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करते हैं इन दी सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। फिर बात किए थे कि सब्सिडरी लॉ में तीन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंडक्शन के लिए फूरियर लॉ, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड रेडिएशन के लिए हम लोग चार लॉ, इसे 5-6 होता है लेकिन चार में इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, जिसमें आपका प्लैंक्स लॉ आ जाता है, किरचॉफ्स लॉ आ जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन आ जाता है और वेन्स डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबके बारे में वन बाय वन करके। फिलहाल मैं आप लोगों को बस ये आपको एक तरह से बेसिक डेफिनेशन दिया था। जैसे होता है ना कि कोई अगर खिचड़ी बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो पहले तो ले लो कि भाई ये चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रोसेस सीखेंगे कि पहले ये डालना, पहले सब कुछ आपको कलेक्ट करना चाहिए। तो वही चीज़ है ना। ये जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए जाएंगे। देन हम लोग बात किए थे तो डिटेल वाइज कि आखिर हीट ट्रांसफर मेरा कैसा करता है। तो हीट ट्रांसफर हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्म होता है, और जब मेरा टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है हॉट टू कोल्ड, तो मेरा जाता है हीट का ट्रांसफर होते रहता है। कब तक करता है, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर मेरा इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए, तब तक मेरा हीट जो है वो सप्लाई होते रहेगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक। क्यों, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो क्या सर लोअर से हायर नहीं जा सकते, जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, कि उसमें हम लोग उल्टा काम करते हैं, लो टेम्परेचर से हाई की ओर जाते हैं। लेकिन कब, जब एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं तब। यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन का नहीं काम कर रहे हैं, नेचुरली बात करें, स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली होता है, तो हाई से ही लो की ओर आ जाता है ना। नेचुरली ये हमेशा होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में ही देख लो, अगर पानी बहता है तो ऊंचाई से लेकर नीचे की ओर पानी आता है ना। समझ गए, ऐसा बात नहीं है कि मैं पानी को ऊपर नहीं भेज सकता हूं, आपको पंप लगाना पड़ता है। पंप लगाओगे, जनरेटर लगाओगे, तब जाके पानी जो है वो नीचे से ऊपर किया जाएगा। इन जनरल कहा जाए नेचुरली तो ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर देख लो बारिश भी करवाना है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है कहां पे, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपका लैंड पे, और हाई प्रेशर क्रिएट होता है कहां पे, समुद्र वगैरह में। क्यों हाई प्रेशर क्रिएट, क्योंकि भाई गर्मियों के दिन में क्या होता है, जितने भी तालाब या फिर सी वगैरह पानी रहता है वो गर्मी की वजह से आपका इवोपरेशन होके ऊपर चल जाता है, तो हाई प्रेशर क्रिएट, लैंड में लो प्रेशर क्रिएट, हाई से लो की ओर आपका क्या होता है, बादल जाता है, और फिर वहां पे हवाई चलता है, और फिर आपका बारिश होता है जमीन पे, है ना। उसी तरह देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। समझिए, हर एक दुनिया में देखोगे, बस इंसानी में एक चीज खराब हो चुका है, क्या, कि जिसके पास पैसा है, पैसा जिसके पास ज्यादा उससे जाना चाहिए लो की ओर, हाई पैसा मतलब हाई वाले पैसा वाले से लो की ओर जाना चाहिए। लेकिन अर्थ में क्या हो रहा है, हमारे
पूरी दुनिया में ही बात करेंगे, सिर्फ कंट्री में नहीं, हर जगह पे ये हो गया कि गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा, ये उल्टा हो रहा है, इसलिए दुनिया तबाह हो रहा है, इसलिए हर एक चीज़ बढ़ रहा है। करप्शन देख लो, ये भी लोगों में देख लो, वो जो पहले का चीज़ होता था, आज के टाइम पे कई सारा चीज़ जो है ना देखने को मिल चुका है, वो सबको फेथ खत्म हो चुका है ना, बिलीव जो है वो खत्म हो चुका है, सब अपने काम से काम मतलब रखता है, क्योंकि ये सभी चीज़ दिखाई देता है, इसीलिए उथल पुथल मचा हुआ पूरा दुनिया में। अगर ये भी चीज़ वो हो जाए कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो कम क्यों रहा है, तो एनर्जी यही आपका यूनिवर्सल लॉ काम करते रहेगा। तो खैर कहने का मतलब क्या है कि हीट मेरा हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक जाता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है, जब तक कि मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो इससे हम लोग ये देखे थे कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस जितना बढ़ेगा, जितना बड़ा आग, वहां से ज्यादा हीट आपको आएगा या फिर कहीं और जाएगा। फिर बात किए थे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल, है ना, जैसे वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी तरह हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जूल लेंगे, जिसको बेसिकली न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क इक्वल टू हो जाता था मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, क्योंकि वर्क का यूनिट को हम लोग जूल भी कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना टाइम में कितना हीट गया, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भी मैंने जूल लिया वो पर सेकंड में डिस्कस करेंगे, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। जैसे पावर का यूनिट जो होता था वो वाट लेके चलते थे। क्यों वाट लेके चलते थे? क्योंकि वर्क डन जो होता था, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर बोलेगे कि वर्क डन, हाँ टाइम ही ले लो, वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही पावर बोला जाता था, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो वर्क डन तो हो गया आपका जूल, और नीचे होगा सेकंड, तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते थे, जो कि हो जाता था ये पावर इक्वल टू। उसी तरह यहाँ भी एक तरह से क्या ये पावर बता रहा है कि क्या तेरा क्षमता है, कितना ही ट्रांसफर कर सकता है एक पर्टिकुलर समय पे, टाइम पे, इसलिए वाट यूनिट लेके चलेंगे। और ये जो दिखाया जाता है ये क्यू डॉट से दिखाया जाता है। डॉट मतलब बात कर रहा है हीट ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू आपका टाइम, यानी कि डेल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, टाइम के साथ ये बता रहा है हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, या सिंपल क्यू बाई टी का बात कर रहा है, राइट। अच्छा, कभी कभार क्या कहा जाता है, आपको पूछा जाएगा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर मास की बेसिस बताओ, पर यूनिट मास को डिवाइड करके, तो कुछ नहीं, आपका जूल पर सेकंड पहले से था, तो जूल पर सेकंड पहले से था, केजी से डिवाइड कर देंगे, तो वाट है तो वाट पर केजी आ जाएगा। और कभी कभार पूछा जाएगा आपको पर एरिया के बेसिस पे, तो पर एरिया यानी कि हीट पर यूनिट एरिया, तो क्या आ जाएगा वाट पर मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर, इसको यानी वाट पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स कहा जाता है, जब एरिया से डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि एरिया रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, जितना एरिया उसके बेसिस पे, है ना। चलिए इतना समझ गए हैं, इतना अगर आप समझ गए तो ना मूव करते हैं आगे की ओर, आगे की ओर मूव करा जाए। फिर हम लोग बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। सर व्हाट इज कंडक्शन? तो मैंने कहा था कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक तरह का ये क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, जिसमें कि हीट जो मेरा फ्लो करता है वो मोर एनर्जी से लेकर लो एनर्जी तक के तरफ का होता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है वहां से वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर लो एनर्जी रहेगा वहां किया जाएगा। और ये किसके वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि हाई एनर्जी क्यों है, ज्यादा टेम्परेचर इसी से, तो ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। जो सॉलिड और लिक्विड दोनों गैस तीनों में देखने को मिलता है, मेजरली हम लोग को ज्यादातर कहां देखने को मिलता है कंडक्शन, इन सॉलिड। लिक्विड और गैस में कम देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्यों होता है, वाइब्रेशन की वजह से। फिर बात किए थे कि सॉलिड में, आखिर सॉलिड्स में जो मेरा हीट फ्लो करता है वो किसके वजह से, तो दो रीजन बताया था, एक होता है लेटिस वाइब्रेशन और एक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसे हम बात किए थे कि अवेलेबिलिटी जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो कई सारा मेटल में पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल में देखा जाए तो नॉन मेटल में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नॉन मेटल वगैरह में बात करेंगे, ठीक है, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो सर नॉन मेटल में कैसे फिर मेरा जाता है इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल बात की थे डायमंड का ही, डायमंड मेरा नॉन मेटल है लेकिन फिर भी उसमें मेरा हीट का ट्रांसफर तो होता ही है, तो वहां पे बात आ जाता है किसके वजह से, आपके लेटिस वाइब्रेशन की वजह से। तो लेटिस जो वाइब्रेशन करता है, लेटिस मतलब क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल बना हुआ रहता है सारे मोलिक्यूल्स से तो छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं, उसके यूनिट सेल को या उसके सेंटर को, एटम के सेंटर को लेटिस कहा जाता है, और उसी का जाल को लेटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस तरह का अगर मैं सब एटम को देख देता हूं, तो अगर इसको थोड़ा सा भी मैं मूव करता ऐसे हिलाता हूं तो पूरा वेव के फॉर्म में एनर्जी जा रहा है। उसी तरह से अगर थोड़ा पार्ट गर्म हो गया ना तो वो आगे धक्का लगाता ऐसे करते करते स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहुंच जाता है। तो इस लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू से क्या होता है कि कोई अगर नॉन मेटल भी है उसके थ्रू भी हीट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, थ्रू दी लेटिस वाइब्रेशन, यानी एटम के हिलने के वजह से। वही मैं आपको समझा था कि ये सॉलिड में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि लिक्विड और गैस में ये मूव कर जाता है, और जैसे मूवमेंट हो गया आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह चल गया तो फिर वो आ जाता है कन्वेक्शन में। इसीलिए लिक्विड और गैस में
कन्वेक्शन मोस्टली रीजन होता है। मतलब ये मैं कहा था कि 100% अगर हीट ट्रांसफर हुआ है तो इसमें 98% कन्वेक्शन के चलते हीट का ट्रांसफर होगा, 1-2% कंडक्शन के चलते, क्योंकि गैस पार्टिकल जो मोलिकुल्स है, लिक्विड और गैस, वो जब हिलता है तभी जितना हीट जा रहा है। जैसे मान लो आपका वाटर है, तो ये रहा H2O का मोलिकुल्स, ये भी रहा H2O का मोलिकुल, तो जो थोड़ा हिला, टकराया आपस में, टकराने की वजह से फ्रिक्शन आएगा, हीट जनरेट होगा, तो हीट ट्रेवल किया ना, हीट गया। मान लो इस पानी को यहां से आप गर्म कर रहे हो, ये 3 मोलिकुल है, यहां आपने हीट दिया, गर्म किया इसको, तो थोड़ा कुछ तो ये थोड़ा चलेगा, चलने से पहले थोड़ा टकराएगा, तो उस वाइब्रेशन की वजह से जो हीट किया वो कम हीट रहेगा, उसके बाद तो चलते जाएगा। इसीलिए कंडक्शन जो है ना वो आपका लिक्विड में और गैस में बहुत कम देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द केस ये कन्वेक्शन में ज्यादातर देखने को मिलता है। समझ गए? चलिए, ये मैं आपको समझाया था। फिर आगे क्या समझाया था, ये तो मैं समझा दिया क्या, और हाँ ये भी समझा था कि लेटिस वाइब्रेशन जो मैंने बताया कि वाइब्रेशन की वजह से उसमें से भी ज्यादा प्ले रोल करता है, जैसे 30%, और 30% को अगर आप 100% मान लेते हो कि पूरा का पूरा 100% लेटिस वाइब्रेशन के चलते ही हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब जो भी मटेरियल किसी भी अलग अलग एटम से मिलकर बना रहता है, किसी भी मटेरियल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम कहा जाता है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है जिससे बना है वो अगर बहुत ही अच्छा वे में सजा हुआ है तो वो क्या करेगा, एक जगह अगर वेव करेंगे, उसको मूव करवाएंगे इस तरह से, तो मूव करते करते पूरा एनर्जी जाएगा, ट्रेवल करेगा, हीट को भी ट्रेवल करता है, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो जल्दी आपका जाएगा। यानी कि बेटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ज्यादा वाइब्रेशन जो ज्यादा हीट ट्रांसफर, उसके थ्रू से लेटेस्ट वाइब्रेशन 100%। और यही रीजन था कि यहां पे मैंने आपको बताया था डायमंड में आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम, मतलब समझ लो सारा का सारा मेटल को भी बीट कर दिया, जबकि ये नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी इसका जो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी है ज्यादा, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब ज्यादा हीट ट्रांसफर। क्यों? बिकॉज परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट पाया जाता है, जबकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता क्योंकि एक नॉन मेटल है। ये बात किए थे। और क्या बात किए थे? कंडक्शन बात किए थे लिक्विड एंड गैस का, ये तो सॉलिड का मैंने कहा दिया। लिक्विड में क्या बात किए थे कि शॉर्ट जो मूवमेंट होता है रेस्ट कंडीशन में, जब मेरा लिक्विड या गैस रेस्ट कंडीशन में रहता है उस टाइम में थोड़ा सा जो मूवमेंट करता है, उसके वजह से अगर मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो होता है कंडक्शन की वजह से, जो कि बहुत कम होता है। क्योंकि ऑल द मेटल में कहा जाए तो कंडक्शन जो होता है हीट का, जितने भी मेटल होता है सारे के सारे में लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू ही होता है। किसके वजह से? लेटिस वाइब्रेशन की वजह से आपको देखने को मिलता है। इसलिए सारे का सारा बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है हीट का, एज वेल इलेक्ट्रिसिटी का होता है, लेकिन हीट का भी बहुत अच्छा होता है ना? समझ गए? और इसी के वजह से कि शॉर्ट मूवमेंट जो है ना वो आपका कहाँ देखने को मिलता है? ज्यादातर शॉर्ट मूवमेंट आपका लिक्विड और गैस में बहुत कम होता है, तो कन्वेक्शन में देखा जाता है उन सभी को। क्लियर? चलिए, अब यहां पे बात करते हैं, वो सभी हो गया था। अब इसके बाद यहां से आज का हम लोग लेक्चर होने वाला। देखो एक चीज में पता है ये शॉर्ट रिवीजन क्यों करवाया, मैं आपको ये बताने के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं मुझे कि सर रिवीजन कैसे करेंगे, है ना सर, मैं रिवीजन कैसे करूंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा। आपको यही करना। देखो मैं मुझे लगा 8-10 मिनट में पूरा का पूरा जो मैं आपको 1-1.5 घंटा पढ़ाया था ना, उस 1.5 घंटा को मैं 10 मिनट में रिवीजन करवा दिया। वो भी एक एक चीज को मैं करा, किसी को छोड़ा नहीं। ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर खुद समझने का रहता तो मैं 2-4 मिनट में समझ जाऊंगा। यही आपको करना है। जब आप अभी मान लो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा का पढ़े हो, जो मान लो 20 घंटा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से एक सब्जेक्ट, तो मान लो मैं 1 घंटा को अगर मैं 10 मिनट में कर दिया, है ना, यानी 1.5 घंटा को समझ लो एक तरह से, 1.5 घंटा 1.5 आवर को अगर मैं 10 मिनट का कर दिया और ये 15 घंटा का रहता तो 100 मिनट में हो जाना चाहिए। यानी कि 15 घंटा का लेक्चर अगर रहा तो आपको लगभग कितना, मतलब मान के चलो कि लगभग 1.5-2 घंटा में, है ना, तो 2 घंटा में 15 घंटा का लेक्चर जो है 2 घंटा में रिवीजन हो जाना चाहिए। तो कितना जाएगा, 15 से कोई 20 जाता है, अधिकतर मेरा 15 से लेकर 20 घंटा का एक एक लेक्चर रहेगा, तो 2 से लेकर 2.5 घंटा में आप रिवीजन कर लेना, है ना। और ये ध्यान रखना जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट हो गया आपका, 4 घंटा में पढ़ा दिया, 3-4 दिन हो गया पढ़ाया हुआ, 5-6 घंटा पढ़ लियो, तो यही करना कि लगभग आधा घंटा में पूरा रिवीजन एक बार कर लो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार क्यों बोल रहा बीच में रोक के, कई सारे स्टूडेंट ना जॉब नहीं निकल पाता रिवीजन के लिए, पढ़ते हर कोई है। देखो पढ़ते टाइम क्या होता है, टीचर बता रहा है, टीचर भाई मैं यहाँ पे 7 साल से यही काम कर रहा हूँ, है ना, एक साल में कम से कम 10 बार बैच को पढ़ाता हूँ, तो रिवीजन मेरा हो ही गया है, तो इसलिए मेरे लीजिए। लेकिन आप पढ़ रहे हो, जब टीचर बताता तो आसान लगता ही है, जब आप खुद से पढ़ोगे तब टफ लगेगा, तब आपको टफ लगेगा। तो आपको रिवीजन करते रहना है ना, रिवीजन आपको करते रहना, तभी जाके आप महारत हासिल कर सकते हो। फिर देखो कैसा नंबर आता है। या फिर अगर ये सोचोगे कि मैं डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में जाके पढ़ूंगा, तो वो आपका फिर बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि कुछ दिन अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर वही कहा जाता है कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, लगेगा जैसे कुछ पढ़े ही नहीं है। तो वो गलती नहीं करना, या फिर संडे में टाइम निकालना, उस टाइम करना, किसी एक दिन निकाल के आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है ना।
हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन होता है, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया कि कई सारे, देखो अधिकतर क्या होता है ना, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने नहीं है, मेरा आपको ये भी काम है कि पढ़ना किस तरीके से है कि आपका जॉब निकले। मैं पढ़ाते चलो, लेकिन तरीका क्या पढ़ने का, रीजन क्या क्या तरीका है, तो ये आप लोग ट्राई करना है ना, ये करना हमेशा, ये करना जो भी आप सब्जेक्ट इससे पहले पढ़े हो, तो आपको जैसे 4 घंटा 5 घंटा हो गया, 2-3 दिन का पढ़ाई, तो इस तरह से शॉर्ट रिवीजन फट से कर लेना है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम लोग। अब काफी डिस्कस हो गया, इस चीज को ध्यान रखना, बीच बीच में कभी कभी मैं आपको बोलते रहूंगा ये वाला चीज कि आपको अगर भूल भी जाओ तो ये चीज याद हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल कौन करता है, जो मेरा कंडक्ट करता है, जो हीट को बहुत अच्छी तरह से पास करता है एक से साइड से दूसरे साइड में, उसको कंडक्टर कहा जाता है। तो कंडक्टर जो भी रहता है मेरा मटेरियल, यानी कंडक्टिव मटेरियल, उसका एक थर्मल प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर द हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन। यानी क्या कहा गया, एक बार स्टेटमेंट में पूरा लिख के आपको समझाता हूं कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन, वो होता है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि एक प्रॉपर्टी कौन सा है जिससे बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि मेरे पास ये है, मेरा आयरन है, लोहा है, मेरे पास ये लकड़ी है ना, वुड है, या मेरे पास ये प्लास्टिक है। अब सर किसमें मेरा हीट, मेरा इधर से अगर हीट देंगे Q और ये हीट मेरा इधर बाहर निकलेगा, कितना कम हो जाएगा या कितना पास होगा, ये तीनों से अगर चेक करना चाहते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग जज कर सकते हैं अलग अलग मटेरियल में कितना मेरा हीट जा रहा है। तो वो जज करता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी which is very important property of the conductive material, that is called your thermal conductivity। तो ये मेरा बताता है कि हीट ट्रांसफर मेरा कितना हो रहा है थ्रू दी कंडक्शन, उसी कंडक्शन के थ्रू ही बताता है मेरा, राइट। अब इसको कहा जाता है चूंकि कंडक्शन के थ्रू हो रहा है और हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो कंडक्शन और हीट का ट्रांसफर कर रहा है थर्मल, तो थर्मल कंडक्टिविटी इसको दिखाते हैं हम लोग के से। किससे दिखाते हैं, के से दिखाया जाता है। अच्छा अब यहां पे बात आता है कि ये तो मेरा सर मटेरियल का प्रॉपर्टी है और ये मेरा डिसाइड करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, वो भी रेट का, टाइम के साथ ये डिसाइड करता है, समझ गए, ओनली हीट का नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में जज करता है, उसके बारे में ये चीज मेरा बताता है, राइट। समझ गए मेरी बात की नहीं, यस सर, मेरा ये चीज क्लियर हो गया। नाउ अब समझो, अगर मैं बोलता हूं कि किसी का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है एक मटेरियल का, और दूसरा मटेरियल का मेरा थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, अब मैं बोल दिया कि पहला जो मटेरियल है ये मेरा फर्स्ट मटेरियल है, फर्स्ट मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है सेकंड से, इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो है ज्यादा हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर पा रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और ये मेरा इस तरह का बॉडी है एक, और उसका K1 है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस को ना इधर आने में टाइम ज्यादा नहीं लेगा, मतलब फास्टली करेगा। जितना कोई ये दूसरा बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है, और ये सेकंड बॉडी है, ये इससे भी अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस इधर आते आते मान लो इसको और हीट देते जा रहा है, गर्म करते जा रहे हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जाने में इसमें जो Q/T निकलेगा, टाइम निकलेगा, वो ज्यादा टाइम लेगा। मान लेते हैं अगर 4 सेकंड में हीट को ट्रेवल कर ले रहा है तो ये आपका 8 सेकंड लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, समझ गए क्यों, क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, K1 ज्यादा, समझ गए। सिंपल सा लॉजिक आप समझना कि इफ K1 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर भी ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका ज्यादा रहेगा, बेसिकली Q डॉट बोलो, तो Q डॉट इज ग्रेटर व्हेन द K1 इज ग्रेटर देन, समझ गए। तो वही लिख दिया गया, मोर थर्मल कंडक्टिविटी हैव द मोर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। चलिए डिस्कस कर दूंगा कि कहां पे है कहां नहीं, है ना, कुमार राहुल डिस्कस कर देंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए एंड क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ना रहेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम लोग स्टार्टिंग में या एंड में डिस्कस करेंगे, है ना, बीच में जो है उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जब मैंने कहा दिया भाई थर्मल कंडक्टिविटी बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसका ज्यादा कम है, तो चलो बात करते हैं मेटल्स के बारे में, है ना, क्योंकि नॉर्मली मेटल जो होता है, मेटल में कंडक्टर की तरह ही, यानी आपका ड्यू टू कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। मैं आपको बताया था कि ऑल मेटल जो होता है, सारे के सारे मेटल में हीट ट्रांसफर होता है, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसी की वजह से सारे के सारे मेटल लगभग मेरा क्या करता है, हीट को बहुत अच्छी तरह से पास करता है। तो जैसे अब यहाँ पे एक मेरा क्या जाता है, एक उसको बोलते हैं एक्सेप्शन में आ जाता है मेरा डायमंड, है ना। एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई मेरे को बताना। तो ये मेरा डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शन आ जाता है, वाई, बिकॉज इट्स नॉट अ मेटल, इट्स अ नॉन मेटल। और दूसरा चीज क्यों, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके बावजूद इसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है ना। अब बात करेंगे सर ऐसा क्यों भाई,
मतलब हीट ट्रांसफर रेट। तो देखो कहा गया है कि के बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड। तो थर्मल ऑब्वियसली बात है, जैसे अभी कहा कि किसी का भी अगर के ज्यादा रहेगा तो उसका क्यू भी ज्यादा रहेगा, क्यू डॉट। तो अगर के इसका मैक्सिमम है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है सर, ये रखने क्वेश्चन पूछा गया 2300 है ना, 2300 ये वाट पर मीटर केल्विन, ये यूनिट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब फूरियर लॉ को डिस्कस करेंगे। वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का ये यूनिट होता है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये ज्यादातर होता, क्यों होता है मैं आपको कल भी समझाता, फिर से समझा देता हूं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसको 70% इसके वजह से होता है, लेकिन 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 इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बहुत ही परफेक्ट होता है, यानी कि लेटिस वाइब्रेशन के चलते 100% डोमिनेट करता है लेटिस वाइब्रेशन, उसके वजह से इसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। हाँ, अपवाद बोलते हैं, यस यस। तो ये अपवाद है, अधिकतर आपको नॉन मेटल में नहीं देखने को मिलता। लकड़ी ले लो, पत्थर ले लो, रबड़ ले लो, प्लास्टिक ले लो, सेरामिक ले लो, आपको ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता। एक अपवाद है, हर एक चीज में अपवाद होता है ना। जैसे सब जानते हैं कि सारे के सारे जो आपका मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप सारे को कमेंट करके बताओ तो कौन सा ऐसा मेटल है जो मेटल है और मेटल अधिकतर सॉलिड में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, बट देयर इज अ मेटल जो पाया जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। आप मेरे को बताओ क्या होगा आंसर, राइट। अपवाद हर एक चीज में पाया जाता है। चलिए ये समझ गए। तो इसीलिए कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड का सबसे ज्यादा, इसके बाद मेटल सारी स्टार्ट हो जाता है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, है ना, मर्क्यूरी, यस, Hg, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे और कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2300 ना, किसी में 2350, 2400, ये रेंज आप ध्यान रखना, ठीक है, रेंज। सिल्वर का भी 385 कोई बोल देता किसी बुक में, मैं देखा हूँ किसी बुक में आपका 400 बोल देता है, लेकिन ऑन एन एवरेज में 400 यहाँ लिख दिया, अधिकतर 400 मान के चलता है। कॉपर का भी 385, एल्यूमिनियम का 200 और स्टील का 17 से लेकर 45। और यही आपका थर्मल कंडक्टिविटी का बात करा गया, नहीं कि बोल सकते हो कि हीट ट्रांसफर रेट डायमंड में ज्यादा होता है, फिर सिल्वर में, फिर कॉपर में, फिर आपका एल्यूमिनियम में, और फिर आपका स्टील में ज्यादा होता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, ये सारे के सारे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलो समझ गए, जब इतना समझ गए तो इट्स नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा कोई आपको अगर ये बोला जाए कि सर एक होता है मेरा प्योर मेटल, जो प्योर मेटल का बना रहता है, और दूसरा हो जाता है एलॉयज का, दूसरा क्या हो जाता है, एलॉयज का हो जाता है। तो इन दोनों में थर्मल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है डियर, मैंने कहा कि अगर मेटल है, जितना ज्यादा अच्छा मेटल रहेगा उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाएगा प्योर मेटल में। और एलॉय क्या होता है, मिक्स किया जाता है एलॉय क्यों, जैसे अगर बात करेंगे कास्ट आयरन, स्टील का बात करेंगे, ब्रास का बात करेंगे, ब्रोंज का बात करेंगे, तो ये सारे के सारे दीज ऑल आर माई एलॉयज, है ना। ये मिक्स किया जाता है दो या दो से ज्यादा मेटल को, जैसे स्टील भी बना जाता है किसका किसका, एक तो कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन प्लस इसको मिला जाता है, हम लोग आयरन को मिलाते हैं, और ये मेन दो रहता है। इसके अलावा कई सारा हम लोग चीज मिलाते हैं, जैसे आपका क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम आ गया, जिंक आ गया, है ना, ये सब चीज मिलाते हैं एक्स्ट्रा, बहुत कम मात्रा में। मेनली आपका स्टील में बात करेंगे तो आयरन रहता है, अप टू 98% तक आयरन मिलाया जाता है, और अप टू 2.1% तक कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन क्यों मिलाते हैं, हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, हार्ड बनाने के लिए, और कार्बन आपका 90, और बाकी इन सबको बहुत कम मिलाया जाता है, बहुत कम, आपका 0.2, 0.3, 1% ऐसा कुछ कुछ मिलाते हैं। अब ये अप टू में बोला हूं, ये ध्यान रखना। आप बोलेंगे सर 90 बोल दिए, ये अप टू है, अप टू 98% तक, ये कम भी हो सकता है 80 मिला देंगे, क्योंकि एक स्टील का टाइप होता है स्टेनलेस स्टील, क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, इसको क्या कहता है, जंगरोधी स्टील। जंगरोधी स्टील में क्रोमियम जो है ना वो आपका मिलाया जाता है 4% तक, और टंगस्टन जो मिलाते हैं वो लगभग मिलाया जाता है, टंगस्टन आपका मिलाया जाता है 18% के आसपास तक, 18, 20, 22 में मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन और क्रोमियम। टंगस्टन काम करता है मेरा किसका, टंगस्टन काम करता है हीट, हाई टेम्परेचर में वो गर्म नहीं होता। जैसे मान लो स्टील लग पड़ा हुआ, स्टील से कई सारा हाई स्टील टूल भी बनाया जाता है कटिंग करने के लिए, है ना, तो फ्रिक्शन के वजह से मेल्ट कर सकता है, तो ये मेरा फ्रिक्शन से मेल्ट होने से बचाता है। और क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम का प्रोवाइड करता है वियर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग नहीं लगता है, इसीलिए जंग रोधी कहा जाता है, समझ गए, ये कुछ होता है। वेनेडियम वगैरह में हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस वगैरह इंक्रीज करता है, कई सारा मटेरियल प्रॉपर्टीज है उन सभी को इंक्रीज करता है। तो अब ऐसा होता है एलॉय मिला देने से शुद्धि, भाई उसका प्योरिटी खत्म हो जाता है,
तो हमेशा प्योर मेटल का जो रहता है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, यानी कि हीट ट्रांसफर प्योर मेटल का मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है देन दी एलॉय, जैसे कि इसमें कुछ फेमस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। कॉपर का बात करेंगे ब्रास से तो ज़्यादा होता है ना, कॉपर का बात करेंगे ब्रास से ज़्यादा होता है। और उसी तरह बात करें आयरन कि कॉपर से ही ब्रास बनाया जाता है, कॉपर में जिंक मिला के, और आयरन से ही आपका स्टील बनाया जाता है, आयरन में कार्बन मिला के। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोल देता आयरन एंड कास्ट आयरन, तो बात वही है कि कास्ट आयरन में भी आयरन एंड कार्बन ही रहता है। देखो ध्यान रखना, चाहे कास्ट आयरन रहे या स्टील रहे, वो बना रहता है आयरन कार्बन से। अंतर क्या रहता है कि कार्बन का मात्रा ज्यादा रहता है कास्ट आयरन में, इसमें मिलाया जाता है अप टू 2.1 से लेकर 6.67% तक मिलाया जाता है कार्बन, और बाकी रेस्ट तो हो गया आयरन और कुछ एलॉय एलिमेंट भी है ना, रेस्ट आयरन और प्लस कुछ एलॉय बहुत ही कम मात्रा में रहता है लेकिन एलॉय रहता है। और इस केस में स्टील के केस में कार्बन मात्रा ज्यादा अप टू 2.1 तक ही मिलाते हैं, और बाकी जैसे मैंने कहा ये अप टू मिलाते हैं 98% तक, और बाकी कुछ और चीज भी मिला सकते हैं। समझ गए? चलिए देखो, जितना चीज है, जितना भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं हर एक चीज को आपको बताते हुए चलूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। नाउ अब जैसे मैंने आपको कहा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, है ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और कुछ समझते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स अ थर्मल, अच्छा अरे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मुझे याद आया, यस। कभी कभार पता है क्या पूछेगा आपको क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक पूछता है, और जब मैं पूरा पढ़ाता हूँ ना फिर भी बच्चे बोलते हैं सर हाँ पारा। तो कभी कभार क्या होता है डियर, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, बच्चे एकदम आसान क्वेश्चन को करके नहीं आ पाते हैं, फिर बोलते हैं स्टूडेंट है कि सर आपने पढ़ाया तो नहीं था इसके बारे में। जैसे समझो, एक बहुत ही बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि थर्मल कंडक्टिविटी मेरा एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन किस तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जैसे कि क्या मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी है, या ये केमिकल प्रॉपर्टी है, या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना, समझ गए, या ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली ये होता है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल जो आपको दिखाई देता है कि हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, लेकिन और ज्यादा हीट दे दो तो वो पिघल जाएगा, तो फिजिकल तो है आपको दिखाई देता है, शेप एंड साइज को बेयर कर सकता है, तोड़ सकता है, मतलब बिगाड़ सकता है, राइट। और साथ ही हीट की वजह से हो रहा है, इसीलिए ध्यान रखना, आपको बस ये पूछा जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी इज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, एबीसीडी में अगर दिया जाए तो याद रखना इट्स अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। अभी लगभग 30 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट लाइक ठोक दो, है ना। 28-30 बच्चे लाइव देख रहे हैं, सारे बच्चे एक बार लाइव कर लो, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये क्या हो गया, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, किसका, मटेरियल का, विच टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो हीट एनर्जी थ्रू इट्स मोर रैपिडली। जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना उसका एबिलिटी रहेगा, है ना, उसके अंदर का एबिलिटी, पावर रहेगा, शक्ति रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी हीट को ट्रांसफर कर दूं एक फेज से दूसरे पार्ट में। क्लियर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे देखो नीचे में देख रहे हो ना, ये एक पार्ट आपका गर्म है, और उस पार्ट में जैसे इसको टच कर रहा है, अभी टच नहीं है, अभी देखो टच हो गया, अब देखो धीरे धीरे हीट कर रहा है, तो पार्ट की कितना जल्दी हीट ट्रेवल किया, यानी ऑब्वियसली बात है इसका थर्मल कंडक्टिव मेरा हाई रहेगा, ये जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना जल्दी मेरा ये जो है ना वो आपका कोल्ड वाला चीज फिर से हॉट हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि हीट मेरा ट्रेवल किया, और ये अधिकतर कहाँ मेटल में देखने मिलता है। एक्सेप्शन क्या था मेरा, डायमंड, क्यों, क्योंकि उसमें लेटिस वाइब्रेशन ज्यादातर होता है, मैक्सिमम, कि परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना। और ये भी हम लोग देखें कि प्योर मेटल जो होता है वो एलॉय से ज्यादा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है कि सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में। मुझे तो ये समझ गया कि सर सारे के सारे मेटल जो होता है अधिकतर सॉलिड देखने को मिलता है, एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा पारा वगैरह, है ना, तो आपका होता तो मेटल है लेकिन पाया जाता है क्या, लिक्विड में। लेकिन सॉलिड का भी स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है, जैसे क्या वो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फियस सॉलिड है, राइट, इसमें भी डिपेंड करता है, इसमें भी जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि याद करो, क्योंकि मैं बात कर रहा क्या यहाँ पे, सर आप बोलेंगे सर जी यहाँ मेटल में तो आपने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन मेन इंपॉर्टेंट है, कि अगर मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं वो मेरा अच्छी तरह से क्या करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना हीट को ट्रांसफर करेगा। लेकिन और एक मैं रीजन बताया था, लेटिस वाइब्रेशन, लेटिस वाइब्रेशन में जितना ज्यादा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा, कि मान लो कोई मेटल है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, समझना मेरी बात, किसी का अगर मैं बोला कि मेटल है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन उसमें भी हीट ट्रांसफर ज्यादा हो सकता, क्यों, अगर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, तो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा हो, तो दो तरह का आपका सॉलिड में स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फियस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बात करता हूं क्रिस्टलाइन का, इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, बहुत ही अच्छा वे में सजा हुआ रहता है, जैसे ना सारे बच्चों को लाइन बाय लाइन सजा दो, किस तरह से कुर्सी लगा के बोल दिया गया सारे बच्चे कुर्सी में बैठो, सारा कोई, है ना, ऐसे कोई स्कूल में टीचर आएगा तो हर एक जगह जा सकता है, वो आराम से पहुंच सकता है, सबके पास जा सकता है। लेकिन इसी में कोई एक बदमाश बच्चा रहेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, सब एकदम
सब जाके जमा हो जाएगा, सब बात करेगा कि भाई आज आईपीएल में क्या हुआ और कल इंडिया यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, और बाकी पूरा खाली है, ऐसे उस तरह से। तो यानी करने का मतलब क्या, क्रिस्टलाइन में ये स्ट्रक्चर देखा जाता है। अच्छा बच्चा क्रिस्टलाइन वाला है, इसमें जो मॉलिक्यूल है, इसमें सारे बच्चे थोड़ा सा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, और उनको पता है कि कहाँ पे कैसे कल्चरल होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये बहुत ही अच्छे वे में रहते हैं, सजे हुए रहते हैं ना। और ये प्रॉपर्टी अगर हीट है, अगर मान लो हीट कोई आया तो देखो ये आराम से क्या करेगा, हीट को पास करते जाएगा, वाइब्रेट थ्रू है ना। लेकिन इसका वाला क्या, अमॉर्फियस का हाल ये है कि इसका हाल ऐसा रहता है कि एक बच्चा यहाँ है तो इससे गुस्सा होकर दो बच्चे यहाँ पे चिपक के रखा है, तीसरा बच्चा बोला हाँ मैं तीनों से नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब यहाँ से कुछ बच्चे को कुछ मिला भी ना तो सामने देगा ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेट करके कितना हीट को ट्रांसफर कर पाएगा, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। देन यहाँ पे हीट ट्रांसफर लो हो जाता है, क्योंकि बीच में तो गैप आ गया, बहुत सारा खाली जगह आ गया, समझ गए। तो इसीलिए कहा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ज्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ अमॉर्फियस। जैसे इसी में देख लो एग्जांपल आपका, जैसे आ जाता आपका क्या, जैसे डायमंड, ये आप ले लो एग्जांपल, है ना। देखो मैं यहाँ पे मेटल लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन का या फिर अमॉर्फियस का, क्योंकि आपका ये चीज नॉन मेटल में भी देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और आपका अमॉर्फियस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि वो भी तो सॉलिड ही है भाई साहब। अगर मैं लकड़ी लूंगा, लकड़ी भी तो सॉलिड है, ठोस है। अब भाई वो मेरा सॉलिड में कोई आयरन को लिया हूं तो आयरन के केस में वो सॉलिड मेरा हो जाता है क्या, मेटालिक सॉलिड, और मैं अगर वुड को लिया हूं तो नॉन मेटालिक सॉलिड, तो दोनों में स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो डायमंड में इसी के वजह से दादा आपको देखने को मिलता है हीट थर्मल कंडक्टिविटी बोलो या हीट ट्रांसफर बोलो, है ना। उसी तरह क्वार्ट्ज आप ले लो, मेटल एलॉय इसी में आ जाता है ना, लेकिन मेटल एलॉय जो जितनी जितनी आ जाता है सारे का सारे सॉलिड रहता है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही अधिकतर शो करता है। मिनरल्स जितने आ जाते हैं वो सारे के सारे आते हैं किसमें, क्रिस्टलाइन में। और अमॉर्फियस में जैसे ग्लास हो गया, ग्लास जो होता है वो अमॉर्फियस है, इसको आप जल्दी गर्म करना चाहते हो तो गर्म आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और हीट ट्रांसफर कम से कम ये करता है, समझ गए। चलिए, इसलिए आप देखना कि आप स्टील का कोई बर्तन होता है ना, उसमें चाय पीना, आप देखना ट्राई करना, स्टील का बर्तन में चाय पीना, तुरंत ही आपको गर्म लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि छोड़ देंगे, है ना। इसलिए देखोगे कांच का आप लोग चाय पीते होगे, कांच का आप देखोगे कई सारे जगहों पे, मैं खुद जो चाय पीता हूँ कई बार कांच वाला ग्लास मोटा थिक रहता है, गर्म नहीं होता, एकदम गर्म नहीं होता, ऐसा लगता है कि जैसे इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसी को मैं स्टील ले लेता हूँ ना भाई साहब, तुरंत ही ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ को जला देगा, राइट। या फिर हम लोग यूज करते हैं किसका, चाय पीने के लिए कुल्हड़ा जानते हैं ना, वुड का बनाता है, सॉरी वुड में बोला, आपका मिट्टी का, है ना, मिट्टी का बना रहता है, राइट। तो वो चीज देखने को मिलता है, या हम लोग वुड का तो नहीं मिलता है अधिकतर आपको कुल्हड़ बना रहता है मिट्टी का, या फिर आप देख सकते हो ग्लास का यूज करते हैं चाय पीने के लिए भी गर्मा गर्म, क्योंकि एक तरह से क्योंकि उसमें जो पाया जाता है स्ट्रक्चर वो कैसा पाया जाता है, कुछ अमॉर्फियस जाएगा, है ना। तो इसमें अमॉर्फियस सॉलिड लैक ऑफ दी लॉन्ग रेंज नहीं पाया जाता, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो डिसऑर्गेनाइज वे में रहता है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहता, सजा हुआ नहीं रहता है। लेकिन अगर इसमें बात करा जाए तो बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज, हाईली ऑर्डर, मतलब ना टॉप एजुकेटेड क्लासेस कैसे हम लोग डील करते हैं। आप कहीं जाते हो तो कोई किसी पे गुस्सा भी करना चाह रहे हो तो गुस्सा नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता कि भाई मैं थोड़ा सा एजुकेटेड हूं, अगर मैं करने लगूंगा तो सामने वाला एग्जांपल देगा, भाई देखो ये इंजीनियर होके ये पढ़ा लिखा होकर इस तरह का बिहेवियर को शो कर रहा है, तो इट्स नॉट गुड वे। क्योंकि आप एक तरह से जब आप अच्छे लेवल तक पढ़ भी लेते हो ना, भले आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ लो, जब आप स्टूडेंट भी रहते हो फिर भी आप एक एजुकेटेड हो, आप इंजीनियर हो भाई, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो आपको उस चीज को शो करना पड़ेगा कि भले मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास वो एबिलिटी है कि कहाँ पे किस तरह का शो करना चाहिए, वो अंतर होता ही है। जिससे मुझे, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे एक अंकल है जो जॉब करता है रेलवे में, बट वो टेक्निकल रीजन में नहीं है, मतलब वो जो एनटीपीसी वाला होता है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, स्टेशन मास्टर वगैरह उस तरह से। या फिर मान लो और अंकल है जो कि आपका जॉब करते हैं कोई और में, तो बोलते पता है मैं किसी भी पोस्ट में चल जाऊँ ना तो मुझे कोट पहनने में थोड़ा डर लगता है, ब्लेजर वगैरह पहनने। बोले भाई ये क्या रीजन हो गया, बोलो देखो नॉर्मली शादी उदी पार्टी में पहन के जा सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा पहन के ना मार्केट या कहीं जा नहीं सकता हूँ, कभी कभी कार ड्राइव किया तो पहन के चल दिए, थोड़ा सा लगता है, पता क्यों, कोई बोल देगा बहुत हीरो बनने लगा, लेकिन तुम लोग ना, तुम लोग के परमिट लग गया है, तुम लोग कहीं भी पहन के जा सकता ब्लेजर हो, क्योंकि तुम लोग को कोई बोल रहा भी है कि भाई देखो इंजीनियर बन रहा है भाई इंजीनियर समझ गए। तो वो वाला चीज टाइप है, तो आपके साथ वो जुड़ जाता है कि आपको हाई क्लास को मेंटेन करना, सेम चीज विद दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो बहुत ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइज में रहता है, इसी की वजह से सटा सटा रहता है, आपस में कनेक्टेड रहता है, हीट ट्रांसफर जल्दी कर लेता है, क्लियर। तो ये वाला चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। भाई इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में सर इतना आप गंदा बोल दिए, तो क्या सर उसमें हीट कंडक्ट होता ही नहीं है क्या, है ना, होता कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो कितना भी होता उसके बारे में बता दिए। सर क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज डियर, क्वार्ट्ज को मैं कैसे समझाऊं, क्वार्ट्ज आप सर्च करना ना यूट्यूब में मिल जाता है ना, यूट्यूब बोल रहे हैं आप, गूगल में सर्च मार के, पत्थर का, जैसे कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, ये पत्थर का ही फाइन स्ट्रक्चर जैसा रहता है, पतला पतला लेयर में आपको देखने को मिलता है। अब्रक देखो, अब्रक, अब्रक किसी को पता अब्रक क्या होता है,
आप अब रख देखिए, मुझे अब ये मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे क्वार्ट्ज के बारे में पूछ दिया, नहीं तो मैं फोटो ले आता, है ना, फिगर आपको दिखा देता। बताइए बताइए डियर, आपको क्वार्ट्ज अगर आप अब्रक जो होता है उसको आप देखे हो क्या? है ना, वो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, आप जाके सर्च करोगे ना आपको तुरंत फिगर मिल जाएगा, एकदम पत्थर पत्थर जैसा आपको देखने को मिलेगा। वो भी एक तरह से डायरेक्ट आ गया, मिनरल्स होता है एक तरह से, क्वार्ट्ज ए टाइप ऑफ मिनरल, एक तरह से मिनरल होता है जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मारना सबसे पहले क्वार्ट्ज, सबसे पहले जो आएगा विकिपीडिया में यही आता है कि इट्स अ क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्रिस्टल मटेरियल जिसको एक तरह से ये बना रहता है सिलिका ऑक्साइड से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप रेत भी समझ सकते हो क्योंकि उसका भी फॉर्मूला सेम ही लेके हम लोग चलते हैं ना, SiO4 हो जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो अभ्रक आप देखे होंगे ना, तो आप समझ गए होंगे कि कैसा होता है, वैसा ही कुछ होता है। हाँ, वॉच वगैरह में होता है, माइका 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 आप बोल सकते हो, उस तरह से रहता है। हाँ हाँ, यस यस यस, समझ गए। चलिए, तो वो एक तरह से मिनरल होता है, ये आप मेटल नॉन मेटल में मत डालना, इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल, इसलिए मैं मिनरल लिख दिया हूँ। चलिए, समझ गए? हाँ हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आयरन बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रेस करते हो ना, प्रेस, प्रेस में भी हम लोग ना माइका यूज करा जाता, क्यों? इसी के वजह से, क्योंकि है तो नॉन मेटल, हल्का होता है और बहुत अच्छा काम करता है हीट का भी। क्योंकि देखो, अब देखो और एक खासियत बता देंगे माइका का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, किसी को पता माइका का एडवांटेज क्या है? बहुत अच्छा एडवांटेज बताओ। हाँ, क्वार्ट्ज एक टाइप में मिनरल में आ जाता डियर, माइका जैसा होता, समझो मेरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि वही होता है ना, इट्स टाइप, उसी के टाइप में, है ना। माइका इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं माइका जब यहाँ पे याद आया तो एक चीज को मैं आपको बता दे रहा, एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि माइका को प्रेस आयरन में क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसी के वजह से, इसी के थर्मल कंडक्टिव वजह से। यो वाई? बिकॉज इसके अंदर ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा ना गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए प्रेस करते हैं, आयरन में लगा जाता है अंदर में। लेकिन ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है? बैड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका फायदा क्या कि आपको झटका नहीं लगेगा, प्रेस कर रहे हो झटका नहीं लगेगा, इसी के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये मेरा क्या है, एक नॉन मेटालिक है, तो इसे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो हीट को कंडक्ट तो कर देता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए माइका को बहुत ज्यादा यूज पहले किया जाता था, आज के टाइम में भी यूज किया जा रहा है, नहीं किया कि आज के टाइम में एक से एक आपका आज के टाइम में प्रेस आ गया है ना, आज के टाइम में एक से एक आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो आज के टाइम में तो हजारों टाइप का मिल जाएगा, लेकिन हाँ पहले आपको देखने को मिलता था। चलिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो कहा गया जिसमें बहुत ही पुअर थर्मल कंडक्टिविटी पाया जाता है, एक से भी कम, एक से भी कम। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग देखे 2300 तक, इससे पहले भी बात किए थे 400 300, इसमें एक से भी कम पाया जाता है, डायमंड को छोड़ के, ठीक है, उसको एक्सेप्शन रख लेना। जैसे आपका हो गया क्या, एवेस्टस, तो एवेस्टस में पाया जाता है 0.2 वाट पर मीटर केल्विन। ग्लासुल का बात करेंगे, देखो यहाँ इसका सारा फिगर लाया गया है, दिस इज योर एवेस्टस, तो ये मेरा एवेस्टस हो जाता है ना, ये एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई मत इससे कंफ्यूज करना ना कि एवेस्टस जो होता है एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टस जो घर में सीट दिया जाता है, हाँ उसी तरह का मटेरियल ही रहता है, उसी में कुछ चीज़ों को ऐड करके बनाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन हाँ लगभग प्रॉपर्टी सेम रहता है, ठीक है। अब वही बात है कि शरबत ले लो, और मान लो चीनी का शरबत है और कोई और चीज़ का शरबत है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक है, फेंटा है, पेप्सी है, कोको कोला है, तो सब एक ही चीज़, लेकिन सब तो अलग अलग है, वैसा कुछ है। तो वो चीज़ एस्बेस्टस जैसा ही रहता है, लेकिन ये एवेस्टस होता है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 इंसुलेटर की तरह रहता है। ग्लासुल, ग्लासुल इस तरह का चीज़ है ना, ये भी आप 0.2, मतलब ये हीट को बहुत कम, बहुत कम, इसलिए तो ग्लासुल वगैरह का जैसे ऊन से आप कंपेयर कर सकते हो, ऊन का हम लोग क्यों पहन रहे हैं ठंडा का दिन में? भाई साहब क्योंकि इंसुलेटर रहता है, इंसुलेटर ये आपके बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता है। आप अगर आपका बॉडी देखो क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर मान लो 8 डिग्री आ गया, 7 डिग्री आ गया, लेकिन आपके बॉडी टेम्परेचर यू नो दैट कि मेरा 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर रहता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 बोलते हैं या 27 बोलते हैं, लेकिन ये होता है मेरा बॉडी टेम्परेचर, तो इतना आपका शरीर गर्म रहता है। तो ऊन क्या करता है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, और उसके बीच का जो आप पहनते हो आपका ऊनी का कपड़ा, वो काम करता है किसका? एक वॉल का, जो क्या करता है, हीट को कंडक्ट ही नहीं करता है, उसी के अंदर घुमा फिरा के रहता है, और ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से और हीट जनरेट करता है, आपको और गर्म लगता है, ठीक है, और हीट धीरे धीरे गर्म रिलीज करता है, आपका बॉडी हीट रिलीज करता है, वहीं रह जा रहा है तो गर्मी लगता है। उसे रिफ्रैक्टिव ब्रिक, रिफ्रैक्टिव ब्रिक को कहाँ यूज करते हैं? जैसे मान लो इस तरह का चीज है, ये आपका रिफ्रैक्टिव ब्रिक है,
जहाँ पे लोहा वगैरह पिघलाया जाता है, ढाल के कोई और चीज़ बनाया जाता है, वहाँ पे रिफ्लेक्टिव ब्रेक का यूज़ किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो आप वहाँ पे ढाल डाल के कोई चीज़ कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि जल्दी ठंडा हो, तो आप रिफ्लेक्टिव ब्रेक यूज़ करते हो, वो जल्दी गर्म को बाहर नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो गर्म रहता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं किसका? पॉलीयूरेथीन फोम। अब ये पॉलीयूरेथीन फोम को यूज किया जाता है कहाँ? आपके रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ का वॉल होता है ना, वहां पे लगाया जाता है। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो इस तरह से। कभी आप अगर रेफ्रिजरेटर में देखोगे ना, तो इस तरह से अगर अंदर में देखोगे मेटल का पीस रहता है और ऊपर में ढक दिया जाता है दोनों साइड से, इस तरह से फॉर्म जैसा रहता है। देखो यहाँ पे बैरियर फिल्म रहता है, फिर आपका VIP प्लस और कुछ चढ़ाया जाता है, फिर इंटीरियर रहता है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पॉलीथीन का एक फॉर्म रहता है, फॉर्म जैसा। अब ये भी काम करता है क्या? आप बोलेंगे सर मेरा रेफ्रिजरेटर से क्यों? और बेशक आपका जो फ्रिज होता है, आप नहीं चाहते हो कि अंदर का, आप बोलेंगे सर ये हीट को कहां से रिलीज करेगा? भाई साहब देखो, अंदर में आपका जाता क्या है? रेफ्रिजरेंट, जो कूलिंग करता है आपको, जो खाना को ठंडा करता है। कूलिंग जो पाइप की ओर जाता है, पाइप से बाहर होता है, आप नहीं चाहते हो कि वो रिलीज कर जाए, है ना। उसके अलावा आप नहीं चाहते हो कि मेरा फ्रिज जो है ना वो गर्म ही अंदर ना आए, गर्मी अंदर ना जाए, अंदर का जो ठंडा वो बाहर ना जाए, तो कोई ना कोई वॉल रहना चाहिए ना। वो भी तो एक तरह से एनर्जी है, लो एनर्जी और हाई एनर्जी। तो आप चाहते हो कि फ्रिज मेरा ठंडा का ठंडा रहे, तो चारों तरफ से एक वॉल लगाया जाता है जिससे आपका, क्योंकि देखो आप बोलेंगे सर जी ये तो ट्यूब है, ट्यूब तो इंसुलेटिंग रहता है, ट्यूब के अंदर रहता है मेरा रेफ्रिजरेटिंग मटेरियल, जो रेफ्रिजरेंट रहता है, जो ठंडा रखता है। लेकिन जैसे वो आपका फूड आइटम में आ गया, अब आपका फूड आइटम हो गया ठंडा। अब फूड आइटम तो गर्म हो सकता है, अगर आपका जो वॉल है, आपका दैट इज कॉल्ड योर रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, उसका वॉल अगर कंडक्टिंग रहेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, तो जल्दी वो बाहर का, क्योंकि गर्मी के दिन में कहते हो गर्मी से हीट आया और उसको गर्म कर दिया। तो वॉल में भी क्या करते हैं? पॉलीथीन का फोम लगाया जाता है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.02 बहुत कम है ना। एबेस्टस से भी देख सकते हो कम है, ग्लासवुड से भी कम है, रेफ्रेक्टिव ब्रिक से भी कम है, इतना। इसलिए तो कॉस्ट आपको लेता है, अच्छा खासा कॉस्टिंग लेता है। तो ये ज्यादा देर तक क्या रहेगा, मतलब इस तरह का अगर आप लेते हो ना आज के टाइम पे रेफ्रिजरेटर, अच्छा कॉस्ट थोड़ा अच्छा महंगा होता है, तो अगर मान लो लाइन कट भी गया है ना, फिर भी पूरा दिन भर वो ठंडा रख लेता है, गर्मी के दिन में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत कोई बोलता है ना सर मेरा ब्रिक, मेरा जो आपका ये है रेफ्रिजरेटर है, वो सर लाइन कट गया 2 ही दिन में, सॉरी 2 घंटा में ही गर्म हो जा रहा, कोई चीज रखते हो, है ना। तो ये खासकर 100 वगैरह के लिए, 100 वगैरह में बड़ा बड़ा जो फ्रिज लाया जाता है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा इसमें काम करता है, किया जाता है। आप देखे होंगे, कभी देखना ध्यान से, कोल्ड ड्रिंक रखा जाता है या बियर वियर कोई अगर, या दूध वगैरह रखने का जो बड़ा बड़ा कैन आता है ना, उसमें ध्यान देना एक फॉर्म तरह लगेगा दीवार में चिपका हुआ रहता है, वो यही रहता है। कभी आप देखना वो बड़ा सा केन जैसा रहता है ना, केन जैसा इस तरह का डिब्बा सा बड़ा सा रहता है, उसको उठा के दूध वगैरह निकाला जाता है, तो देखना एक बड़ा ऐसा लगेगा कुछ तो फॉर्म चढ़ाया गया अंदर में, तो वो कुछ नहीं, पॉलीइथीलीन फॉर्म ही होता है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो रहता है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, पीयू फॉर्म उसको कहा जाता है, इन शॉर्ट में पीयू कहा जाता है, इसको बहुत फेमस है, पीयू कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, साउंड कम है, हीट कन्वेक्शन कंजर्वेशन के लीक। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो अनुराग, है ना। एस्बेस्टस हार्ड नहीं होता है, एस्बेस्टस जो है जैसा ही पानी में डिजोल्व होने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो आपका पानी में डिजोल्व होने लगता है। चलिए ये कुछ हो गया, तो वही बात है यहाँ लिख दिया गया, कोल्ड रीजन से क्या होता है, कोल्ड रीजन जो रहता है उससे आपका हीट को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो एटमॉस्फेरिक से कम रहता है, और कम ही बनाए रखना चाहते हो आप, टू अवॉइड द हीट लॉस, समझ गए। चलिए, और यहाँ से कई सारे यहाँ पे देख सकते हो, रबड़, ग्लास, ऑयल, डायमंड वुड, ये दीज और ऑल में इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। चलो, कंडक्टर इंसुलेटर का यहाँ पे बस कहानी लिख दिया गया कि क्या डिफरेंस होता है। ये जो चीज बच्चा वाला चीज है, यू नो दैट, बस फिर भी मैं ये सभी को क्यों लिख देता हूँ, क्यों मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हेन यू वाइल दी रिवाइजिंग, जो आप रिवाइजिंग कर रहे हो, रिवाइज करो सब्जेक्ट को, तो ये सारी चीज एक बार आप जब देखते हो ना, तो वो चीज आपके माइंड में आ जाता है। और एक चीज पता है रिविजन का क्या होता है फायदा, एक मैं स्टडी देखा था, स्टडी में ये कहा जाता है कि कोई चीज को अगर आपने एक बार पढ़ लिया और उसको जैसे आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो ना, तो आपके मेमोरी में जो कुछ चीज याद हो चुका है ना, वो 100 टाइम ज्यादा हो जाता है। यानी कि कोई अगर 100 टाइम एक बार पढ़ रहा है, एक बार ही पढ़ा वो भूल गया, फिर एक बार ही पढ़ा वो भूल गया, फिर एक बार, जब आप भूलने के बाद पढ़ते हो तो 100 बारी जितना पढ़ने में चीजें याद रहेगा ना, अगर हर बार भूल भूल के कर रहे हो, और अगर आप सेकंड टाइम पढ़े तो उतना याद आ जाता है, समझ गए। मतलब आपने मान लो एक महीने के बाद पढ़ रहे हो, आपने पूरा भूल गए, फिर पढ़े,
फिर भूल गए पूरा, फिर आपने पढ़ा। 100 बार जितना याद करने में टाइम लगता है उसको सेकंड टाइम याद कर लोगे तुरंत ही। इसलिए कहा जाता है रिवीजन जितना जल्दी जल्दी करा चाहिए, आपको जल्दी जल्दी वो चीज याद आ जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बात करा था कि हीट कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन गैस में बहुत कम होता है। गैस में हीट का कंडक्शन बहुत ही कम होता है। वाई? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हमेशा मोशन करते रहता है, गति में रहता है, हमेशा ये क्या करते रहता है, आपका गति करते रहता है। तो ये भाई साहब कंडक्शन कब होता है, इंपॉर्टेंट बात, कि या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो गैस है यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, वाइब्रेशन की वजह से। और सर ये तो पूरा गति कर जाता है, वाइब्रेट होना चाहिए, वो वहीं का वहीं बने रहना चाहिए, बस खाली हिलना चाहिए, तो होता नहीं है। लेकिन भाई कंडक्शन होता है बहुत कम होता है। तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे गैस में हीट कंडक्शन देखने को मिलता है। कम भी होता है लेकिन कैसे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर तरफ ले आओ हाई टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली बात है, गर्म करने का बात है कि मान लेते इधर कुछ है जिसको हम लोग हीट सोर्स में लाए हैं जो गर्म हो चुका है ना, और कुछ इधर वाला पार्ट है जो अभी ठंडा है। यहां से लेकर जो ग्रीन वाला पार्ट है इधर क्या है, अभी ठंडा है। ये अलग पार्ट है, ऊपर वाला अलग पार्ट था, ये नीचे वाला ठंडा वाला अलग पार्ट है। अब दोनों को सटा दिए, जैसे सटा दिए मेटल से मेटल, मान लो एक गर्म लोट का ठंडा। चलो यहाँ पे गैस का बात करेंगे ना, तो गैस का बात करेंगे तो मान लो एक गैस है, जैसे मान लो इस तरह का है, देखो रेड कलर का गैस है ना, तो वो आपका गर्म गैस है। और जो आपका ब्लू ब्लू कलर का गैस यहाँ पे मोशन कर रहा है एनिमेशन में ब्लू कलर का, वो मान लो ठंडा गैस है। ये संपर्क में जैसे आया, तो जैसे संपर्क में आएगा हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल के जब संपर्क में आएगा तो कोलिजन होगा, टकराव होगा। और उस टकराव में ध्यान देना, ये आया दोनों और टकराया टकराया है ना, उस टाइम पीरियड में जो दोनों आके सट जाएगा ना, और सटने की वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होगा वही कंडक्शन के थ्रू आएगा हीट। और उसके बाद जब वो आपस में कहीं और चल गया, फिर टकरा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर हीट बढ़ रहा है, तो वो फिर कन्वेक्शन में चल गया। तो वो जो आपस में टकराने की वजह से आपस में टकराया, तो उस टाइम में मोशन तो हो नहीं रहा, टकरा के उसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सेकंड के लिए आपस में टकराया, फिर मोशन कर गया, कहीं और चल गया, फिर कन्वेक्शन में चलेगा। उस टाइम में जो भी हीट जनरेट हुआ वो होता है ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, वो हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन के वजह से। तो वो कहा गया मोलिकुलर मोमेंटम, देखो यहां पे लिख दिया गया क्या, दैट मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू द कोलोजन ऑफ द मोलिक्यूल विल अकर। यानी कि मोलिक्यूल का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्यों, ड्यू टू दिस हीट इज ट्रांसफर बट वेरी मिनिमम, जैसे मैंने कहा था वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है मोमेंटम गति की वजह से, ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन होता है, और उसके वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और चूंकि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है इसीलिए यहां कहा गया दैट्स व्हाई इन जनरल गैस वी हैव पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि एयर का अगर आप बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी तो 0.025 विच इज वेरी लेस। ये आप इतना बोल सकते हो कि एकदम एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल में देख सकते हो आपका 0.2 था एवेस्टस का, तो लगभग देख सकते हो उसके आसपास, वो भी 0.02 है, मतलब पॉलीथीन फॉर्म का, पॉलीथीन फॉर्म का, तो मतलब समझ लो उतना है यहाँ पे, समझ गए, वाट पर मीटर केल्विन। तो दिस इज दी हीट कंडक्शन इन गैसेस। ठीक है, हीट कंडक्शन इन गैसेस। अब देखो कुछ मैं और चीज आपको बताता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यहां से भी कुछ क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन क्या बना है ये मैं बार बार बात कर रहा था ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलो मैंने क्या बताया था कि क्या बोलता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसके द्वारा दिया गया, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दिया गया है, ये दिया गया है आपके मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन के द्वारा, है ना, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये दोनों का योगदान है काइनेटिक थ्योरी देने में। अच्छा, ये बोलता क्या, ये सिंपल एक चीज बोलता है कि गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। हमेशा इन लोग ना गति करते रहता है। सॉलिड भी रुक सकता है, सॉलिड तो रुका रहता है, लेकिन लिक्विड भी रुक सकता है, जैसे मैंने कहा था हाइड्रोस्टेटिक लिक्विड में रुकता है, लेकिन गैस कभी भी रुकता नहीं, हमेशा मोशन करते रहता है। इसलिए इसका स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग लॉ के बेसिस पे समझते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गै-लुसैक लॉ, है ना, और कई सारा आप वंडरवॉल लॉ लिखते हैं, है ना, ये सब देखते हैं। नाउ जैसे यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल्स कितना सारा मूव करते रह रहा है। तो बात यहाँ कहा गया है कि कोई अगर आपसे पूछे कि सर थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का, गैस का, अगर गैसेस का बात करें, गैसेस का ये भी बात करें, ठीक है, गैस का टेम्परेचर किसके बढ़ने से बढ़ता है, तो वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ता है। क्यों, गैस पार्टिकल अगर चल नहीं रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो टकरा कम रहा है, अगर कम टकराएगा तो कम फ्रिक्शन, तो कम हीट। लेकिन अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा है
तो एक दूसरे से ज्यादा टकरा रहा है, वॉल से टकरा रहा है। देखो कभी देखो जाके वॉल से कभी जाकर टकरा रहा है, कभी वॉल से जाके कोई कोई टकरा रहा है, कोई खुद में आपस में टकरा रहा है, तो टकराने की वजह से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन से आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी मेरा बढ़ता है। ये किस रिलेशन से आता है, वो उस रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया गया है कि सी, ये बेसिकली आरएमएस वेलोसिटी होता है गैस मॉलिक्यूल्स का। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी में आरएमएस मतलब है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आरएमएस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर आरएमएस वेलोसिटी कहाँ लेते हैं, जहां पे हर एक मॉलिक्यूल का पार्ट वेलोसिटी अलग अलग रहता है ना, अलग अलग रहता है, हमेशा चेंज कर रहता है, उस टाइम पे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेके चलते हैं। एवरेज कब लेते हैं, जब लगभग वो सबका सेम है, तब हम लोग सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ द मॉलिक्यूल से, वो एवरेज निकल जाता है। रूट मीन स्क्वायर कब लेते हैं, जब बहुत ही सबका बहुत ही अप्रॉप्ट, बहुत ही रैंडम मॉलिक्यूलर का वेलोसिटी है, तब हम लोग लेते हैं आरएमएस वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी जो होता है वो C इक्वल टू होता है रूट अंडर टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेके चलते हैं। टेम्परेचर में भी एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में लेके चलते हैं। केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर रहता है, ये कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं हो सकता है। क्यों, अगर नेगेटिव टेम्परेचर होता है तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ये वोलेट कर देता है, ठीक है, फिर आपका कोई भी इंजन बन नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरा होता है यानी केल्विन में, इसलिए डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करके हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं, ये चीज हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं, कि ये बढ़ा तो के बारे में बताइए सर। तो ऑब्वियसली बात, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हायर एनर्जी, तो जो लोअर एनर्जी रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा मुझे देखने को मिलेगा, जल्दी ट्रांसफर करेगा। वही यहाँ पे लिख दिया गया है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज, अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मोलिकुलर मूवमेंट ऑफ ऑल्सो इंक्रीज, मोलिकुलर मोमेंटम वॉल्यूम आपका जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, विच लीड्स टू हायर कोनोजल रेट, जिसकी वजह से ज्यादा टकराएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड मोर हीट विल बी ट्रांसफर, और ज्यादा हीट ट्रांसफर। हैंस अगर हीट ट्रांसफर ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा। इट मींस इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज ऑफ द गैस देन ऑल्सो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, हैंस प्रूव। तो ये भी चीज रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया टेम्परेचर का विथ द रिलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड वेलोसिटी विद द हेल्प रिलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कंडक्टिव गैस। देखो ये बहुत मेरा बात समझना, हम लोग गैस में जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ये हम लोग कन्वेक्शन में ही पढ़ते हैं, समझना मेरी बात, कन्वेक्शन में ही पढ़ते हैं, कन्वेक्शन ही पढ़ते हैं। ये बहुत ना के बराबर है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं, जब मैं कन्वेक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। मैंने कहा ना कि अगर 100% में आप देखोगे तो अप टू 98% तक, उससे भी ज्यादा शायद, कन्वेक्शन के चलते ही देखो पार्टिकल मूव कर रहा ना भाई, तो पार्टिकल मूव जहां करेगा तो अपने अंदर मान लो हीट को लिया और मूव करके कहीं चल गया तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा, फिर वो कन्वेक्शन कहलाएगा। यहां पे कंडक्शन कब होगा, व्हेन देयर इज ओनली वाइब्रेशन। तो इसलिए कंडीशन आपको बता दिया गया है कि जब ये आपस में टकराता है उस टाइम पे फ्रिक्शन की वजह से जो भी हीट जनरेट हुआ है वो कंडक्शन, उसका फिर उसके पहले और उसके बाद का जो हीट है वो कन्वेक्शन के चलते, समझ गए। रियल एग्जांपल जो भी आप लिखोगे, कहीं भी हीट हो रहा गर्म, है ना, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मान लो आग के पास आप खड़ा हो, जैसे यहां देख लो ये आग है और आग के पास ऊपर में हाथ हो, तो आपको गर्मी लग रहा, तो वो बेसिकली है कन्वेक्शन। लेकिन उस कन्वेक्शन में कुछ मात्रा क्या रहेगा आपका, कंडक्शन का भी रहेगा, गैस के कंडक्शन में बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, लेकिन होगा जरूर। कोई बोलेगा कि होगा नहीं, इसके लिए मैं आपको समझा दिया कि क्यों होगा आपको बताना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपका कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है, कि जब आपका ठंडा पार्टिकल्स, आप जहां पे हो, एयर आपका ठंडा है, वो जगह टकराए उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो होता, बस यही। बट गैस कंडक्शन तो मूवमेंट ऑफ गैस को कंसिडर नहीं करते, समझ गए सरिका मैंने क्या कहा। मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं मोशन का, मैंने कंडीशन आपको बताया कि जब ये आया और आपस में वो टकराना, जो मेरा बात समझ रहा हूं, अभी मैं ये दोनों हाथ को ला रहा हूं, ये टकराया, अब ये मोशन नहीं करा, बंद हो गया मोशन, अब यहाँ फ्रिक्शन कुछ हुआ, अब फ्रिक्शन होने के बाद ये इधर निकल गया, इस टाइम पे बीच में, अब वो माइक्रो सेकंड में जो होगा उसमें बात किया। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, क्या क्लियर हुआ, एक बार मुझे कंफर्म करिए सो दैट मैं आगे बढ़ूं। और सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दिए ना, देखो यहाँ पे 30 बच्चे लाइव देख रहे हैं, एटलीस्ट 30 बच्चे, 30 को तो लाइक होना चाहिए, देखो केवल 20 है ना। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप कि लाइक नहीं करते हो, बताओ डियर, कैसे चलेगा ऐसे।
ये सारा एनिमेशन वगैरह को इसीलिए मैं लाया हूँ ताकि बेहतर तरीके से आप लोग ना समझ पाओ उस चीज़ को। चलिए फटाफट सारे बच्चे लाइक करिए तो। एंड यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं एक बार मुझे कंफर्म करिए। सरिका का क्वेश्चन था, चंदन यस क्लियर हो चुका, चंदू ओके। सरिका का अभी तक रिप्लाई नहीं है, आप मेरे को बताओ डियर, इज इट क्लियर? समझ गए हैं उस पर्टिकुलर एक पॉइंट की मैंने बात करा, इलास्टिक कोलोजन, हाँ हाँ उसमें भी एक टाइम के लिए होता है। क्लियर सर? ओके डियर, है ना। चलिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, और एक एग्जांपल है मुझे याद आ गया। बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, अगर मैं बोलूँगा उसमें जो स्पीड होता है, स्पीड को मेजर करने के लिए आप खुद आंसर देना, ठीक है। स्पीड को जो हम लोग मेजर करते हैं, मेजरमेंट डिवाइस का नाम बोलो, जो लगा रहता है मेरा बाइक वगैरह में, कौन सा डिवाइस है जो मेरा स्पीड को मेजर करता है? और आप ये भी बताना कि ये स्पीड जो मेजर करता है वो क्या मेरा मेजर करता है, एवरेज स्पीड को मेजर करता है या फिर एक मेरा एक इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, एक क्षणिक सेकंड के लिए बताना। यस, स्पीडोमीटर। अब ये आंसर आपने कर दिया। अब आप बताओ कि मेरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को बताता है कि आपने मान लो 10 किलोमीटर चला के घर आए, तो आपने किस किलोमीटर से चला के आया उसको बताता है क्या ये इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट का बताता है बस। तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपने देखा कि अच्छा अभी मैं चला रहा हूँ 45, तो आपने अभी तो 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो क्या आप इतना ही से पूरा चलाए? नहीं ना, वो आप 1 सेकंड पहले भी चेंज हुआ था, बाद में भी चेंज होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में। उसी तरह पॉइंट आएगा जब कोलिजन करेगा तो फ्रिक्शन होगा, उस टाइम में फ्रिक्शन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो हीट गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसमें आपका कंडक्शन हुआ है, जो स्टार्टिंग में ही देखने मिलेगा ड्यूरिंग दी आपका टकराना, ड्यूरिंग दी कोलिजन, ठीक है, इंस्टेंट। यस क्लियर, वेरी नाइस। चलिए ये भी क्लियर हो गया। ओके अगर यहां तक क्लियर आपका हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीट कंडक्शन इन गैस। अब देखो आपको कई सारा अदर भी प्रॉपर्टी के बारे में रिलेट करना पड़ता है टेम्परेचर के साथ। अभी हम लोग बात किए थे टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी का, और टेम्परेचर के साथ मतलब कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कई सारा और भी चीज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके डियर, सभी का मुझे मिल गया, सुलभ शक्ति, विकास, सरिका, है ना, सुवेंद्र, ठीक है, सभी का, चंदू की सर क्लियर है। ओके नाउ अब बात करते हैं कुछ और चीजों का। जैसे अगर आपको पूछा जाए, देखो ये सब के बारे में, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी तो आप जान ही गए, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता तो स्पेसिफिक हीट का अगर कहा जाए तो हीट क्या था? स्पेसिफिक हीट मैंने आपको समझा था कि 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर को मान लो 1 kg गैस के 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। फिर से सुनो, 1 kg ऑफ गैस के 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। भाई स्पेसिफिक का मतलब तो आपको पहले ही पता है, मास से डिवाइड कर देते हैं। जितना भी केजी हीट है उसको मास से, मतलब छोटा क्यू का बात कर रहे हैं, जब बड़ा क्यू को मास से डिवाइड कर देते हो ये मेरा बन जाता है स्पेसिफिक हीट, यानी यूनिट हीट। तो यूनिट हीट यानी कि यूनिट डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए यूनिट केजी, यूनिट मास का, ये मेरा क्या है? गैस है। तो अगर गैस मेरा 1 kg है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए? हीट कितना चाहिए होगा? हीट एनर्जी, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगा। अगर बात करेंगे किसके बारे में? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ मेरा ये बढ़ता है। विस्कोसिटी क्या था? रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो उसको फ्लो को रोकता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी भी बढ़ता है ना, ठीक है। चलिए अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर हाउ, क्योंकि जिसको भी पता है फ्लूइड में अगर आप पढ़े होंगे कि विस्कोसिटी, तो कहा जाता है सर रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो हम लोग देखते हैं पूरा फ्लूइड में पढ़ते हैं कि सर रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब क्या था? जो पानी होता है वो लेयर बाय लेयर चाहता है, वो लेयर बाय लेयर 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 ले चढ़ता है। और हम लोग देखते हैं प्रोफाइल कैसे बनता है, कुछ मेरा प्रोफाइल कैसे बनता है, कुछ इस तरह से प्रोफाइल बनता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे मेरा वेलोसिटी इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, राइट, लेयर बाय लेयर। मतलब पानी भी एक लेयर को रोकता है। जैसे नीचे में देखो ऑलमोस्ट जीरो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम पहुंच गया है, मैक्सिमम पहुंच गया है। तो बात आता है सर किसके? क्योंकि गैस का बात कर रहे हैं, ध्यान देना। इन केस अब अगर मैं बोलूंगा टेम्परेचर बढ़ने से तो डायनेमिक जो विस्कोसिटी होता है वो फिर यहाँ पे क्या होता है? घटता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या सबको इसके बारे में पता है कि नहीं? डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेरा क्या होता है? यहाँ पे बढ़ता है। बढ़ता कैसे, क्यों, समझो। अगर आप फ्लूइड पढ़े भी हो फिर भी आपको पता होगा, फिर भी नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। फ्लूइड में भी इसी तरह से हम करते हैं कि भाई साहब मजा ही आ जाता पढ़ने में एकदम।
देखो 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 देखो, समझना मेरी बात, समझते हैं कि आखिर सर कैसे ये होता है। तो जब मैं बात करता हूँ गैस का, तो गैस पार्टिकल क्या होता है ये समझाता हूँ मैं आपको, वही प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाओ। चलो मैं समझ लो कि एक मेरा फील्ड है, एक क्रिकेट का स्टेडियम है, इंडिया में बहुत क्रिकेट शब्द कोई देखता हो, ऑब्वियस बात अभी चल रहा है आईपीएल। तो ये सारे क्या है, मेरा स्टेडियम है और ये सारे सीट्स हैं, सारे में ना लगभग मान लो लाखों है ना, जानते हो 90,000, 80,000, 1.5 लाख, 1,20,000 शायद स्टेडियम है जिसमें मैक्सिमम है। ईडन गार्डन तो अब बीट हो गया शायद, एक नरेंद्र मोदी करके नाम अपने खुद रख दिए पीएम जी, है ना, को नाम से बहुत प्यार है। तो क्या कर दिए हैं कि सबसे ज्यादा स्टेडियम में भरा हुआ आदमी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा बात समझना। अब यहाँ पे एक गेट है मेरा, समझना, ये मेरा एक गेट है, स्टेडियम है, 90,000, 80,000 आदमी है, ये गेट है, एक सिंगल गेट है। एक गेट से मान लो 20 आदमी मेरा निकलता केवल। अब हड़कंप मच गया कि बीच में कोई गन लेके आ गया, है ना, गन लेके आ गया या कोई फायरिंग कर दिया, फिर कुछ इस तरह से, है ना, कुछ ऐसा हो गया कि कहीं धमाका हो गया, अब सबको निकलना है। अगर ये धमाका नहीं होता तो ये 20 आदमी करके ना धीरे धीरे सब कोई निकल जाता है, 1 घंटा टाइम लगता है, लेकिन सारे के सारे ना सारे बाहर हो जाता। मान लो अब 1 घंटा में मान लेते 10,000 बच्चा निकलता है, 10,000 मान लो भीड़ है, निकल जाता। लेकिन अगर यही बताया जाए कि गन लेके आदमी धमाका हो गया कुछ, अब ये सारे ना एक बार में सोचेंगे 100 आदमी निकलने का, अब क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा, इनका मौसम स्पीड हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो स्लो हो जाएगा। अब जो 1 घंटा लगेगा ना उसको खाली करने में स्टेडियम को, हो सकता है इस स्टेडियम को 1 घंटा खाली करने में 4 घंटा लग जाए, पूरा दिन लग जाए, हड़कंप मच जाएगा, सब चाहेगा हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे, कोई मानेगा ही नहीं। सेम होता है गैस में। तो गैस में क्या होता है कि गैस रहा ये का पार्टिकल, गैस का पार्टिकल ये रहा। अच्छा, एक और एक एग्जांपल क्या है मैं आपको पहले समझाता हूं, देन यहां तक आता हूं। जैसे अगरबत्ती घर में जलाए हो, पता अगरबत्ती जो होता है ये जैसे गैस में जाके मिल जाता है हवा में, और हवा का स्पीड ना बहुत ज्यादा होता है ना, गैसेस का स्पीड बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट होता है, तो जलता लेकिन आपको कुछ देर के बाद। जैसे अगरबत्ती अगर अभी मम्मी जलाई तो सामने से जाके ले तो तब तुरंत आता है, आपको 1-2 मिनट लगता तब जाके आपको कहीं तक दूर तक पहुंचता है, जबकि उसका स्पीड तो बहुत अच्छा होता है। इतना स्पीड होता है कि लवा लवा आपका 1 मिनट में कम से कम 10 किलोमीटर चल जाना, इतना स्पीड रहता है। फिर उतना टाइम क्यों लगता है भाई साहब, उतना टाइम इसलिए लगता है ना, अब समझना कि क्या है, ये मेरा गैसेस है, और जैसे मैं हीट दिया ना, क्या किया, जैसे मैं हीट प्रोवाइड किया, ये बेचारा आपस में ना और उछल जाता है। वही बात है, भीड़ में आपस में टकराने लगता है ये, क्योंकि हीट मिला तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता कि काइनेटिक थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस का वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अभी जस्ट मैंने कहा था कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये आपस में ना बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लगता है, ये इससे टकराएगा, 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 ये इससे। कोई भागम भाग देखा है, मुझे अचानक याद आया भागम भाग, वही हाल है। ये खुद ही इतना टकराएगा ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी के वजह से कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या था, रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस तो होना तो ये चाहिए कि आप अगर मान लो लिक्विड में बात करेंगे, सर कि मेरा सॉलिड है, क्या आइस है, आइस है, आइस में सर जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली बात है विस्कोसिटी घटेगा, मतलब ये जल्दी फ्लो करेगा। भाई विस्कोसिटी बढ़ना मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कि स्लो मूव कर रहा है, स्लो मूव। ये विस्कोसिटी फ्रिक्शन जैसा है, फ्रिक्शन जैसा है, फ्रिक्शन जैसा, फ्रिक्शन जैसे क्या करता है, मोशन को रोकता है, तो इसी तरह ये मेरा फ्लूइड के मोशन को रोकता है। तो ये ज्यादा होना मतलब ये स्लो मूव कर रहा है, तो देखो स्लो मूव किया कि नहीं, या स्लो मूव करेगा, क्यों, भड़कम मच गया, आपस में टकराने लगा, तो जाएगा कहाँ है भाई, एक डायरेक्शन में अगर मोशन करता, ये सारे का सारे अगर एक डायरेक्शन में मोशन करता तो जल्दी चल जाता एक डायरेक्शन में, लेकिन आपस में टकरा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया टेम्परेचर की वजह से, इसीलिए कम हो जाता है। लेकिन यही चीज कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो मेरा क्या होता है, फिर घटने लगता है, कि उस केस में ये चीज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो फ्लूइड में बात करता है लिक्विड के बारे में, है ना, मतलब ये बात करेगा गैस का, हाँ वो डायनेमिक विस्कोसिटी छोड़ी, सॉरी मैं डायनेमिक बोल दिया, सॉरी सॉरी मिक्स हो गया था। काइनेटिक विस्कोसिटी अब ये गैस था, अगर कोई लिक्विड के बारे में बात करेगा, चाहे दोनों, या डायनेमिक विस्कोसिटी बोले लिक्विड का या काइनेटिक विस्कोसिटी बोले लिक्विड का, वो मेरा क्या होता है, कम ही होता है टेम्परेचर के बढ़ने से, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड के केस में क्या होता है कि मान लो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा जमा हुआ है, जैसे मान लो डलडा का तेल देखो, डलडा आप जानते हो ना, तेल होता है, वो जम जाता है, अब उसको जैसे गर्मी दोगे बढ़ने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, तो विस्कोसिटी घटा ना, तभी तो वो फास्ट मूव करने लगा, फास्ट मूव किया, विस्कोसिटी घटा, किस केस में, लिक्विड के केस में, लेकिन गैस के केस में आपका ये बढ़ता, समझ गए। चलिए
अगर बच्चे फ्लूइड पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब मैं उस भरोसे तो रहूँगा नहीं कि आप फ्लूइड पढ़ोगे या पढ़े हो तो समझोगे, तो मैं ही समझा देता हूँ, है ना, बेटर तरीका वही है। एंड लास्ट आ जाता है डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी, ऑब्वियसली बात है, गैस पार्टिकल यहाँ था, डेंसिटी मीन्स क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर मास वॉल्यूम पे आयतन में कितना मास है, से मान लो थैला समझ लो, थैला मेरा इस तरह से एक आयतन है, इसमें मेरा 10 पार्टिकल्स है, और इसी थैले में, सेम थैले में मैं क्या करता हूं, इस बारी 20 पार्टिकल डाल दिया, तो यानी इसका डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बस वही कहानी, घनत्व तो ज्यादा घना है। तो अगर गैस यहाँ पे है और हीट दिया तो दूर भागने लगेगा, तो दूर भागने लगेगा, दूर भागने लगेगा, दूर भागने लगेगा, कहीं इधर इधर चल गया। तो देखो इसके अंदर 10 था, अब 10 जो है ना, 10 में से आपका कुछ बाहर हो गया, मान लो 3 4 बाहर हो गया, तो 4 यहाँ से घट गया, तो डेंसिटी कम हो गया, बस खेल खत्म यहाँ से, राइट। ये चीज आपको पूछा जाता है, और ये ग्राफ भी आपको ना देखने को मिलता है क्वेश्चन, कई बार जो है ये ग्राफ देखने को मिलता है। ये क्या पूछा जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस ग्राफ में जो है वो रहता, एक तरफ थर्मल कंडक्टिविटी है, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है ना, के वाट पर मीटर केल्विन में, और एक तरफ का रहता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। और आपको अलग अलग एयर का बोलेगा, बताओ थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कितना बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ, ध्यान देना, टेम्परेचर के साथ। गैस का ही बात करें यहाँ भी, दीज आर ऑल गैस, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, दिस इज योर हीलियम गैस, एंड दिस इज योर एयर। तो देखो क्या है ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मान लो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे कुछ मेरा 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर मैंने 50 करा, फिर 60 करा, फिर 70 करा, फिर 80 करा, बढ़ते जा रहा, लेकिन देखो थर्मल कंडक्टिविटी मेरा बढ़ रहा, बट बहुत स्लो बढ़ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब जल्दी हीट को यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि यू नो दैट इट्स अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। बात कितना कि मेरा एयर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम रहता है, क्योंकि एक तरह से इंसुलेटर है ना की तरह काम करता है, ठीक है, ओके, ये हो गया। लेकिन इसके बाद कहा जाता है हीलियम का, तो हीलियम का थोड़ा ज्यादा, देखो टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ते जा रहा है, और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को आने वाला फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि उसको हीट देने से उसका थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता है, वो जल्दी हीट को ट्रेवल करेगा, जल्दी हीट को पास करता है, तो इसीलिए हम लोग कहा जाता है आज के, वैसे तो जर्मनी वगैरह में ट्रेन भी चलता है हाइड्रोजन का, और इंडिया में कई सारा, आप शार्क टैंक अगर आप देखे होंगे, शार्क टैंक में एक आया था शार्क, मतलब पीच दिया था, एक लड़का ही था आई थिंक, वो एक बनाया था कार जिसको हाइड्रोजन से चला रहा था, लेकिन वही चीज़ है कि अभी पॉसिबल नहीं है ना, आप ले लोगे उसको भी, लेकिन आप कहाँ मिलेगा आपको हाइड्रोजन, कहाँ टैंक मिलेगा, कहाँ पे भरवाओगे, वही दिक्कत आ जाता है। अभी यहाँ पे आ रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए देना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ तो गैस दूर की बात है। हाँ, जस्ट लाइक इक्वेशन, लेकिन आपको ये ग्राफ में अगर मान लो ये ग्राफ दे देता है, आप समझे नहीं, ये इस तरह का दे देगा, है ना, ऐसा दे देगा, और इसमें आपको बोलेगा कि बताइए इसमें थर्मल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है, ऐसे बोल देगा, एयर का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, या फिर आपको बोलेगा इस तरह बोलेगा कि ऑप्शन दे देगा, बताइए इसमें से कौन सा मेरा थर्मल कंडक्टिविटी, यहां लिख देगा इस थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ हाइड्रोजन H2 है ना इन द ग्राफ, और आपको ए बी सी डी करके 4 ग्राफ दे देगा, हाइड्रोजन का बोला है ना ए बी सी डी, पहला ग्राफ में आपको दे देगा ऐसे, दूसरा ग्राफ में आपको दे देगा थोड़ा और नीचे, तीसरा ग्राफ में दे देगा थोड़ा और नीचे ऐसे, तो आपको पता सबसे ऊपर वाला ग्राफ जो होगा उसी का रहेगा, या फिर ऐसे कर देगा, तीनों ही देगा, मान लो ऐसे तीनों ही देगा, लेकिन ए बी सी बोलेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके दे देगा, ऐसे ऐसे करके दे देगा, तो इस तरह कुछ भी बोल देगा, बोलेगा बता ए बी सी में कौन सा होगा, इस तरह यहाँ पे ए बी सी बोल देगा, क्या हाइड्रोजन का कौन सा होगा, तो आपको बोलना पहला हाइड्रोजन, मतलब समझ गए ना, ये ग्राफ देख लेना ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा लिक्विड के बारे में भी, कि जिस तरह लिक्विड गैस में समझ गए हीट कंडक्शन, अब हम लोग लिक्विड में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कहा गया इट इज द थर्मल कंडक्टिविटी बेटर देन दी, देखो अगर मैं यहाँ पे गैस का बात करा कि गैस में सर वो अब कभी टकराता है तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर, इससे तो अच्छा ही देखने को मिलता है, थोड़ा ज्यादा ही होता किसमें, लिक्विड में, तो वही कहा गया इट हैज थर्मल कंडक्टिविटी बेटर देन दी गैस एज मोलिकुल आर प्रीटी क्लोज टू क्लोजर देन दी गैस मोलिकुल, ये थोड़ा पास रहता है, तो इसमें उससे तो थोड़ा ज्यादा, मतलब इसमें भी कमी होता है, लेकिन देखो उतना भी ज्यादा नहीं होता, देखो इसमें भी 1 से कम ही है, इन सब में थर्मल कंडक्टिविटी 1 से कम ही देखने को मिलता है, चाहे मैं गैस का बात करूँ लिक्विड का बात करूँ, ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है, जैसा आप मेटल वगैरह में 400 500 2500 मिलता था, देखो केवल 0.3 आधा के आसपास है, लेकिन कुछ तो है, वाटर में जैसे इतना हो जाता, राइट। तो अच्छा यहाँ भी एक आ जाता, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इसमें से किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो इसमें भी आ जाता वही एक्सेप्शन वाला, कौन सा पता, मर्क्यूरी, क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी होता लिक्विड है,
लेकिन इसका अगर आप देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी, अब यहां से कई सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी सर आपने कहा कि जो इतने भी आपका लिक्विड और गैस है उसका थर्मल कंडक्टिविटी 1 से कम होता है। 1 सेकंड, क्या होता है? 1 से कम होता है ना, 1 से कम होता है इस तरह से, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी 1 से कम होता है, लेकिन सर यहाँ 1 से ज्यादा है तो लिक्विड हो गया। भाई साहब मर्क्यूरी एक मेटल ही होता है, इट्स अ मेटल, ये कोई धातु नहीं है, सॉरी ये कोई लिक्विड नहीं, इट्स अ मेटल, इट्स अ सॉलिड, होना तो चाहिए था सॉलिड, लेकिन एक्चुअल में एक मेटल है जो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस वी नो दैट मेटल आर इन सॉलिड स्टेट, लेकिन ये है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है इन जनरल, है ना। इसी के वजह से ये भी एक तरह से एक्सेप्शन की तरह आ जाता है कि भाई ऑल, देखो कहा गया अमोंग ऑल लिक्विड मर्क्यूरी इन मतलब सारे लिक्विड में से मर्क्यूरी जो है इन लिक्विड फॉर्म रूम टेम्परेचर है द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इन लिक्विड, कितना? 8 के आसपास आता। बाकी सबका देखोगे कम रहता, जैसे कि अच्छा कभी कभार आपको दे देगा इस तरह से कि बताओ वाटर में, एक सेकंड आपको बोल देगा बताओ गर्म पानी और ठंडा पानी में, गर्म पानी और ठंडा पानी में किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, या बोलेगा भाप में और पानी में किसका ज्यादा है, या फिर वॉल्ट और सॉल्ट वाटर में किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा सुन लो कि क्या इसके पीछे का लॉजिक होता है ना। हाँ, स्लोप जिसका ज्यादा, यस यस बिल्कुल सही पकड़े हैं स्लोप शक्ति, स्लोप जिसका ज्यादा है उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, वेरी गुड, इसी तरह से पकड़ना। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर इसका बात करें हॉट वाटर में कोल्ड वाटर में, जिसका थर्मल, देखो कोल्ड वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, क्यों? जब गर्म करते हैं ना पार्टिकल दूर दूर हो जाता है, पार्टिकल क्या होता है? दूर दूर आपका हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है दूर दूर हो गया तो आपस में टकराएगा, कैसे कैसे कंडक्ट करेगा हीट को, और मोशन करेगा तब तो मेरा कन्वेक्शन में चल गया, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का नहीं कंडक्शन का, तो कंडक्शन के मोलिक्यूल्स पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर अगर कहा जाए स्टीम और वाटर में, तो फिर वही कहानी कि इस बार वाटर का आ जाएगा ज्यादा, स्टीम और दूर है, मतलब अगर नेग्लिजिबल भी होगा तो आपका वाटर का थोड़ा ज्यादा ही होगा। और वाटर और सॉल्ट वाटर में कहा जाए तो आपने अभी जस्ट कहा था कि सर सॉल्ट वाटर का, जैसे डेंसिटी का कहा था ना मैंने, तो क्या होता है कि सॉल्ट वाटर का आप क्या करते हो, पानी में सॉल्ट मिला देते हो, तो सॉल्ट मिलाने से क्या होता है उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी मतलब घनत्व तो बढ़ गया ना, तो घनत्व बढ़ गया तो बीच में जो खाली जगह है, मान लो ये वाटर 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 ऐसा कुछ है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में जो जगह है, जैसे आपका सॉल्ट मिलाते हो तो ये जगह भी फिल हो गया, तो ये जगह ले लिया कौन, मेरा सॉल्ट ले लिया, तो अब अगर मेरा हीट आ रहा है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन के थ्रू, लेडीज वाइब्रेशन के थ्रू वो हीट को ट्रेवल कर सकता है, तो यानी कि सॉल्ट वाटर का मेरा ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा इन केस ऑफ वाटर वर्सेस दी सॉल्ट वाटर, समझे कि नहीं, है ना। तो दिस इज दी हीट कंडक्शन इन लिक्विड्स, ये आपका क्या हो गया, हीट कंडक्शन हो गया लिक्विड में, समझ आ रहा है? बताइए क्या यहां तक चीजें क्लियर आप लोग को हुआ, क्या यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ? यस, हाँ, और साथ ही साथ सॉल्ट वाटर में आने से उसका फ्री इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही आपने कहा है ना, यस, तो दिस इज द रीजन। चलिए अब यहां पे मुझे अब स्टार्ट करना है क्या, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। आखिर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई वॉल वगैरह है, कोई रेक्टेंगुलर वॉल है, तो आखिर उस रेक्टेंगुलर वॉल से एक जगह से दूसरे, जैसे देखो यहाँ पे हीट का ट्रेवल हो रहा है ना, तो ये आखिर मेरा हीट जो है ना, मान लो इधर से इधर जा रहा है, इस वाले में देख रहे हो इधर से इधर गया, कैसे ये मेरा हीट जाता है, उसका क्या मैथमेटिकल डेरिवेशन है, हम लोग तो समझ गए कि कैसे जाता है, लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू या फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, बट मैथमेटिकली कैसे, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टाइम पे क्या डिपेंड करता है, क्या रिलेशन बनता है ना, उससे उसके बीच में क्या इक्वेशन फाइनली निकल के आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर मैं अभी इसको डिस्कस करने जाऊं तो इट विल टेक मिनिमम 1 आवर, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बताना, इसके आगे का पूरा कहानी आपको समझाना है, हीट फूरियर लॉ, हीट कंडक्शन समझेंगे, फिर ये पूरा का पूरा किस किस पे डिपेंड करता है, हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देखेंगे, हीट फ्लक्स देखेंगे, है ना, इन सब के बारे में समझेंगे। सर एक बार Hg को बता दो, Hg मर्क्यूरी को, मैंने कहा डियर कि देखो मैंने ये कहा कि चाहे लिक्विड का बात करूंगा या गैस का बात करूंगा, इन दोनों में थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है 1 से कम होता है, 1 से क्या होता है मेरा
कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा था कि लिक्विड और गैस जो है वो अधिकतर कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रैवल करता है ना, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का कम होता है, डायरेक्ट मोशन करने लगता है, तो बहुत ही कम हीट कंडक्शन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का ज्यादा क्यों देखने को मिला? क्योंकि एक तरह से मेटल है, क्योंकि अभी हम लोग बात किए थे कि ऑल मेटल हैव वेरी गुड थर्मल कंडक्टिविटी। देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, तो देखो यहाँ पे बात करा गया है, देखो ऑल मेटल हैव वेरी गुड कंडक्शन, हीट कंडक्शन। वाई, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग ये देखे थे कि मेटल जो होता है, मेटल में क्या पाया जाता है? आपका पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसी वजह से ज्यादा होता है। इसी के वजह से आपका मर्क्यूरी का जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? समझ गए, इसी की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन इसको रखा गया लिक्विड में, क्यों? क्योंकि सर मेटल है लेकिन पाया जाता है लिक्विड फेज में। आप मर्क्यूरी देखोगे, मर्क्यूरी कहां देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है थर्मोमीटर। मेरे पास है थर्मोमीटर, लेकिन वो है मेरा डिजिटल। देखो आजकल जो है ना, वैसे अब मैं चेंज करके ना इस थर्मोमीटर को हटा दूंगा, कई बार मुझे इस चीज को समझाना पड़ता है। देखो मेरे पास जो थर्मोमीटर है वो डिजिटल थर्मोमीटर है ना, जैसे मैं दबाऊंगा देखा आवाज करेगा ना, अगर आपको सुनाई देगा माइक में मैं ले जाता हूं, क्या सुनाई दे रहा है? तो ये डिजिटल थर्मोमीटर, जैसे मैं दबाता हूं तो देखो यहाँ पे आ जाता है फ़ारेनहाइट वगैरह में, आई थिंक फ़ारेनहाइट में ही आता है, 8 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके रखेंगे तो फ़ारेनहाइट भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं मुंह में या कहीं लगाऊंगा तो कुछ देर के बाद मेजर कर देता है। तो आप जो ये नहीं मैं बात करूंगा, जो आपका पहले ग्लास का आता, ग्लास में आ जाता ना, ग्लास थर्मोमीटर, उसमें मर्क्यूरी डाला रहता है, उसमें आप इस चीज को चेक कर सकते हो। तो वही आपका होता है, वो एक तरह से लिक्विड होता है लेकिन होता है धातु है, मेटल है। हाँ, प्योर वाटर और सॉल्ट वाटर में बात कर लेता हूं मैं। देखो प्योर वाटर में क्या होता है कि आपका ये H2O है, ये H2O है, आपको पता ना बीच में गैस आप पार्टिकल रहता, खाली खाली जगह रहता है, आपको ये पता है कि नहीं? बीच में क्या था? खाली खाली जगह, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिड तो है नहीं, गैस में जगह होगा, ये लिक्विड है। सॉलिड का आपस में पूरा कांटेक्ट में रहता है, लिक्विड थोड़ा थोड़ा दूर रहता है और गैस बहुत दूर दूर रहता है ना। तो ये अगर मैं बात करूँ दिस इज माई लिक्विड, तो लिक्विड थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, तो पानी के बीच में गैप रहता है। इसलिए कई बार कहा जाता है ना, चीनी मिला गया, कुछ मिला गया, तो उसका जो समतल जो सरफेस है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कई बार नहीं बढ़ता। क्यों? सॉल्ट मिलाता तो ये खाली जगहों पे जाकर चल जाता है, तो खाली जगह में चल गया ना तो उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, तो बीच में जो जगह था वो भर गया पे सॉल्ट। अब जो हीट है वो हीट सॉल्ट में जाएगा, हीट के थ्रू फिर वाइब्रेट करेगा और आपका पानी में जाएगा, इस तरह से हीट को थोड़ा ज्यादा कर सकता है। इसलिए सॉल्ट वाटर में वाटर के कंपेयर में ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है। समझ गए? यानी पानी वाले, नमक वाले पानी में, पानी वाला नमक में बोल रहा हूँ, बात एक ही है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? बताइए मुझे, क्या इतना चीज आप लोग को समझ में आया? बताइए। क्या ये चीज समझ आ गया आप लोग को? यहां तक चीजें क्लियर है? अब कल से जो हम लोग का क्लास रहने वाला है, कल से आप लोग थोड़ा सा अब और बांध लेना। कल से मैं क्या करूंगा, थोड़ा डेरिवेशन बेस जाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले बात करूंगा फूरियर लॉ के बारे में, फूरियर लॉ के बारे में बाद कुछ यूनिट के बारे में बात करूंगा। देन हम लोग बात करेंगे क्या, अलग अलग शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ट्यूब रहेगा, उन सब में कितना हीट जाता, क्या डेरिवेशन निकलता। लेकिन आप बिल्कुल ये मत समझना कि समझ नहीं आएगा, हर एक चीज को मैं पूछते हुए चलूंगा कि समझ आए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे 30 बच्चा रहा, 50 बच्चा रहे लाइव, हर एक बच्चा को मैं लेके चलूंगा। अगर सिंगल बच्चा को, अगर 50 बच्चा पढ़ रहा, 40 बच्चा पढ़ रहा, 39 बच्चा को क्लियर है, एक बच्चा को क्लियर नहीं, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए क्लियर, ओके डियर। तो हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।